रमेश अपनी माँ बिमला, पत्नी सुनीता और बेटी रानी के साथ एक गांव में रहता है। पहले तो रमेश के पास काफी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह अपने घर का गुजारा कर लेता था। लेकिन माँ के इलाज के कारण धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब रमेश के पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं रहती, जिसके कारण घर का गुजारा नहीं हो पाता। रमेश पहले से ही बहुत गरीब था और अब जमीन के ना रहने के कारण उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी बेटी रानी की पढ़ाई और अपनी माँ के इलाज के लिए रमेश गांव के ही एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है। रमेश के पास थोड़ी सी ही जमीन बची होती है। वो उस पर खेती तो करता है, लेकिन घर का जरूरत फिर भी पूरी नहीं होती। पहले रमेश अपने खेत में होने वाले अनाज में से कुछ अनाज अपने घर के लिए रख लेता, बाकी वो बाजार में जाकर बेच देता। जो भी पैसा मिलता उससे वो अपनी माँ का इलाज कराता है और बेटी रानी की स्कूल की फीस भी भरता और घर की दूसरी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन अब तो खेत ही आधा रह गया था। ना तो घर के लिए अनाज पूरा होता था, ना ही घर की दूसरी जरूरत ही पूरी हो पाती थी, ना तो माँ की दवाई समय पर आती थी। और फिर एक दिन जमींदार रमेश को अपने पास बुलाकर पूछता है कि वह उसका कर्ज का पैसा कब लौटाएगा। रमेश जमींदार के आगे हाथ जोड़ देता है, कहता है, आप तो जानते ही हैं मेरे घर की हालत। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जो हमेशा ही बीमार रहती है। उसकी दवाइयाँ भी पूरी नहीं हो पाती। साथ में छोटी बेटी भी है जो पिछले 3 महीने से स्कूल नहीं गई है, क्योंकि मैं उसके स्कूल की फीस नहीं दे पाया। मेरे पास जो भी जमीन थी वह भी कर्ज तले गिरवी पड़ी है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रमेश की बातें सुनने के बाद जमींदार और भी गुस्से में आ जाता है। कहने लगता है, तुम अपने ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखाओ, क्योंकि इनका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे घर के हालात चाहे जैसे भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आजकल जिसे भी देखो पहले तो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो रोना धोना चालू कर देते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे बस मेरे कर्ज दिए हुए पैसे वापस चाहिए। तुम्हारे पास 2 महीने का समय है। अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा बचा हुआ खेत और तुम्हारा घर अपने पास रख लूंगा। रमेश जमींदार के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। रमेश कहता है, जमींदार जी ऐसा मत कीजिए। मेरा घर आप ले लेंगे तो मैं अपने परिवार को लेकर भला कहाँ जाऊंगा। मैं आपका कर्ज अगले 2 महीने में नहीं लौटा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है। साथ में ही इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण आधी से ज्यादा फसल खराब हो गई। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन फिर भी जमींदार को रमेश पर दया नहीं आती। वह रमेश को फिर से धमकी देता है, देखो रमेश, मुझे अगले 2 महीने के अंदर मेरा पैसा चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। रमेश उदास मन से रोता हुआ अपने घर को वापस आता है। घर आते ही उसकी बेटी रानी उसके पास आती है। रमेश रानी को देखते ही अपने आंसू साफ कर लेता है। रानी रमेश से कहती है, देखिए ना पिताजी, मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। वैसे भी अब सर्दी आने वाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े ला दीजिए। रमेश अपनी बेटी रानी से कहता है, जरूर, मैं सर्दी आने से पहले तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा। तभी दूर खड़ी उसकी पत्नी सुनीता उसे अपनी आंखें साफ करती देख लेती है। वो रानी को कहती है, रानी बेटा, आज क्या तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं जाओगी? जाओ, कुछ समय खेल कर आ जाना।
रानी के जाने के बाद सुनीता रमेश से पूछती है, क्या बात है जी? आप इतना ज्यादा परेशान क्यों है? रमेश बताता है, आज जमींदार के पास गया था। रानी कहती है, वो तो मैं आपको देखता ही समझ गई थी कि आप जरूर जमींदार के पास गए होंगे, इसलिए इतना परेशान हो। खैर छोड़िए, बताइए ना जमींदार ने क्या कहा? कहेगा क्या, बस वही अपने कर्ज की रकम वापस मांग रहा था। ना देने पर खेत और घर को हड़पने की बात कर रहा था। अब तुम ही बताओ मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊं? हम तो वैसे ही इतनी तंगी में जी रहे हैं। सुनीता रमेश को दिलासा देती है, कहती है, देखिए हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। देखना, आप कुछ भी गलत होने से पहले भगवान हमारे लिए कोई ना कोई मदद जरूर भेजेंगे। और फिर अपनी माँ की आवाज सुनकर रमेश घर के अंदर कमरे में जाता है। उसकी माँ उसे कहती है, देखो बेटा, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है। मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली है। अब तुम मेरी दवाओं पर खर्चा करना बंद कर दो और खर्चे थोड़े कम करो। बचे हुए पैसे से अपनी जमीन छुड़ाओ। रमेश अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम भी ना कितना सोचती हो। अभी मेरे पास पूरे 2 महीने का समय है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर कुछ ही दिनों के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। इस साल भी बहुत बरसात होती है, जिसके कारण रमेश की आधी फसल खराब हो जाती है। कुछ ही समय बाद सर्दियां भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे 2 महीने का समय भी खत्म होने लगता है। रमेश अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। रमेश की माँ भी अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगती है। उसकी हालत देखकर रमेश और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वह क्या करें। वह गांव में कुछ लोगों से पैसे की मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब वह अपनी माँ को और बाकी परिवार को ठंड से भी नहीं बचा पाता। रमेश अपनी पत्नी सुनीता को कहता है, सुनीता, मैं क्या करूं? तुम सबको इस भयंकर सर्दी से कैसे बचाऊं? खास करके माँ को। माँ तो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हे भगवान, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं? और फिर कुछ ही दिनों के बाद जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ रमेश के घर आता है। ये सब देखते ही रमेश सब समझ जाता है। जमींदार रमेश से कहता है, और फिर रमेश, पैसों का इंतजाम हुआ या फिर नहीं? रमेश पैरों के बल बैठकर जमींदार से कहता है, रहम कीजिए, रहम कीजिए। इतनी सर्दी में मैं भला अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस समय मुझ में दया करे। लेकिन जमींदार नहीं मानता और रमेश को घर खाली करने के लिए कहता है। रमेश को मजबूरी में घर खाली करना पड़ता है। अब रमेश अपने पूरे परिवार के साथ घर के बाहर पेड़ के नीचे रहने लगता है। रात के समय जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी बूढ़ी माँ ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों में वह दम तोड़ देती है। अपनी गरीबी के चलते रमेश को दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है। उसकी पत्नी सुनीता को भी दूसरे के घर में जाकर काम करना पड़ता है।